हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। 500 आज सुबह ही हो गया था मेरा चैनल का सब्सक्राइब और अभी थोड़ा अबव भी हो गया है। सो आप लोगों को ये भरोसा लगा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सही और कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग वैसे तो 500 बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ठीक है, मेरे लिए ये भी बहुत काफ़ी है। क्योंकि जब मैं 1 से स्टार्ट की थी तो मुझे नहीं लगा था कि मैं 500 तक पहुंच पाऊंगी। लेकिन कुछ मेरे इन्फॉर्मेशन की वजह से आप लोगों को अगर मेरा चैनल अच्छा लगा तो उसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर बहुत व्यू तो काफ़ी आ जाता है लेकिन लाइक बहुत कम आते हैं। लेकिन जैसे कि अगर मेरे वीडियो में 1000 व्यू है तो 30-40 ही लाइक होते हैं। जो 30-40 लाइक वाले हैं कम से कम उनको ये चीज़ें पसंद आती हैं। व्यू काफ़ी अच्छा आ जाता है लेकिन लाइक लोग नहीं करते हैं। सो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 30-40 लोग जो लाइक करते हैं उनको कम से कम मेरा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है। वैसे भी क्या होता है फ्रेंड्स कि ये एक कॉमन सी बात है कि अगर हम किसी से कोई भी जानकारी ले रहे हैं, होता क्या है कि देखिए, कोई भी रिश्ता हो या कोई भी चीज़ हो, आपको कुछ लेने से आपको कुछ देना भी पड़ता है। सो अगर मैं भी कोई भी चैनल देखती हूँ, सो भले मैं चैनल को सब्सक्राइब ना करूँ लेकिन मैं उनको एक लाइक ज़रूर देती हूँ क्योंकि मैंने उनसे कुछ लिया। सो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, जो ऐसा आप लोगों को सही लगता है वो बात की बात है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट था। मैंने उस अलग अलग मैं कमेंट का कितना वीडियो बनाती, इसीलिए मैंने कमेंट कल आप लोगों के कमेंट का जवाब दे दिया जो देने लायक था। सो फ्रेंड्स, क्या था कि और आप लोगों का है कि मैम चंडीगढ़ का बनाइए, पंजाब का बनाइए, उसके बाद फिर हरियाणा का बनाइए, उसके बाद यूपी से आप बनारस का बनाइए। सो फ्रेंड्स देखिए, क्या है कि इतने सारे ज़िले हैं, इतने सारा राज्य है, इतना सारा केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें भी अलग अलग शहर है। तो फ्रेंड्स, अलग अलग वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इससे क्या होगा कि हाँ, मैं एक वीडियो ज़रूर बना दूंगी जिससे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन ये था कि लोगों ने पूछा कि मैम इंटरव्यू में क्या होता है, तो ये वीडियो उसी के लिए है कि इंटरव्यू में आपको कैसे क्या करना है, किस लैंग्वेज का प्रयोग करना है, सीटेट ज़रूरी है कि नहीं। मैंने उन लोगों को भी बता दिया कि सीटेट नहीं भी है तब भी आप एक बार इंटरव्यू दीजिए, आपको वो भगा नहीं देंगे। आपका सीटेट नहीं भी है आप तब भी इंटरव्यू दे सकते हैं अपने लोकल सिटी में जाकर, जहाँ भी इंटरव्यू हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो फ्रेंड देखिए, क्या मैं ये वीडियो बना रही हूँ जो ये खास करके यही है कि इंटरव्यू में पूछा क्या जाएगा। सो कुछ बेसिक सी नॉलेज मिलेगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप थोड़ा पेशेंस रख के इस वीडियो को देखिएगा और बिना पार्ट को स्किप किए, जिससे क्या होगा कि आपको भी इंफॉर्मेशन मिल पाए। सो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। आपको देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि लोगों को पूछना था कि फॉर्म वहाँ पे मिलेगा कि डाउनलोड करना होगा, ऑनलाइन सबमिट करना होगा। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे सब आपका हार्ड कॉपी सबमिट होता है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जिस भी शहर में दे रहे हैं या जिस भी राज्य में दे रहे हैं या किसी अदर भी स्टेट में दे रहे हैं, सो आपको सबसे पहले उसके साइट से फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। अगर आप डाउनलोड नहीं भी कर पाते हैं या आपको कई बार साइट में फॉर्म अवेलेबल नहीं होता है, तो आप एक काम करिएगा, आप स्कूल जाइएगा, वहाँ पे भी फॉर्म आपको अवेलेबल हो जाता है। अगर साइट में अवेलेबल ना हुआ तो, अगर साइट में अवेलेबल है तो आप वो फॉर्म को निकाल कर भर के लेकर जाइएगा। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि आपको फॉर्म में क्या क्या भरना है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा कि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी में अब फॉर्म में आपको क्या क्या चीज़ें सबमिट करनी है, वो चीज़ें फिल करना है, सॉरी। सो आप उस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। सो अगर आपको ऑनलाइन वो फॉर्म मिल जाता है तो आप ऑनलाइन ही वो फॉर्म को लीजिए। आप स्कूल के भरोसे मत रहिएगा क्योंकि कई जगह पे हो सके अवेलेबल ना हो, लेकिन हाँ, अवेलेबल होता है। और अगर आपको फॉर्म अवेलेबल नहीं होता है, साइट में नहीं दिखता है, सपोज दैट कि आप लखनऊ का वैकेंसी का देख रहे हैं या फिर बनारस के वैकेंसी का देख रहे हैं। सो पहले क्या होता है, नोटिफिकेशन आता है, फिर डेट अनाउंसमेंट होता है, फिर उनका क्राइटेरिया होता है कि उनको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। सो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, आप एक एक्सपीरियंस लेटर भी बनवा सकते हैं। और या तो आप स्कूल से भी, जहाँ पे भी आप पढ़ाए होंगे, आपको वहाँ से भी एक्सपीरियंस लेटर मिलता है। सो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आप फॉर्म निकाल लीजिएगा, उसके बाद उसको अच्छे से फिल कर लीजिएगा, एक फ़ोटो लगा लीजिएगा और आगे पीछे दोनों जगह होता है उसको फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपने 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, डीएड, बीएड या डीएलएड, बीएलएड जो भी आपने किया उसका जीरोक्स और सीटेट का। अब ये उनके लिए है जो जिनके पास अवेलेबल है। सीटेट अवेलेबल नहीं है तो भी कोई बात नहीं है,
वो क्या होता है, जब आपका वेरिफिकेशन होता है तो वो खुद पूछते हैं कि क्या एक्सपीरियंस है, सीटेट है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो ऊपर मार्क कर देते हैं कि सीटेट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। कई बार क्या होता है, कई लोग ऐसे पढ़ाए होते हैं, ट्यूशन पढ़ाए होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आप वहाँ पे जाके बता भी सकते हैं कि मैम मैं छोटे बच्चों को या फिर मैं इतने क्लास तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। क्योंकि होता क्या है कि वो रखते हैं आपको पीआरटी के लिए, लेकिन जब 6 से 8 तक जो टीजीटी का होता है वहाँ पे भी अगर जगह खाली होता है तो वो वहाँ भी आपका क्लास लगा देते हैं कि आप कॉमन सब्जेक्ट को जाके पढ़ा सकें। क्योंकि 1 से 5 तक का लेवल अलग होता है, 6 से 8 तक का लेवल अलग होता है, इसीलिए ना टीजीटी पीजीटी और पीआरटी सब अलग अलग बटा हुआ है। आपको क्या करना होगा, आप इतने सारे का जिरोक्स लगा लीजिएगा। सीटेट अगर आपके पास है उसका मार्कशीट लगा लीजिएगा, और उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी लगा के आपको सब एक में पंच कर लेना है। उसके बाद आप वहाँ जाइएगा, वहाँ पे आपको खुद बताएंगे कि इस रूम में आपको जाना है। आप उस रूम में जाइएगा और अपने सारे डॉक्यूमेंट को वहाँ दे दीजिएगा। फिर वो लोग ले लेते हैं, बहुत सारे लोग कैंडिडेट होते हैं, तो फिर आपको बैठा देंगे, फिर वो आपका नाम लेकर आपको बुलाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, आप एक ऐसा ले लीजिएगा फाइल टाइप का, अपने डॉक्यूमेंट को रखने के लिए थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का लगता है, क्योंकि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं ऐसा। या फिर एक ट्रांसपेरेंट वाला आता है, आप उसमें भी सारे डॉक्यूमेंट को रख लीजिएगा अलग अलग ट्रांसपेरेंट में करके। मैं आपको इसको थोड़ा खोल के भी दिखा देती हूँ। देखिए, ये थोड़ा सा इस टाइप का रहता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट इसमें फिल हो, कि लगे कि हाँ आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, आप ऐसे थोड़ा मतलब प्रोफेशनल लगता है ऐसे। तो आप इस ऐसे एक फ़ाइल ले लीजिएगा, और ऐसे ले लीजिए, या फिर एक कोई भी वैसा फाइल मत ले लीजिएगा जो स्कूल में बनाया जाता है, वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है। एक होता है बॉक्स टाइप का, एनवलप टाइप का, उसमें भी आप डाल के ऐसे यहाँ पे बटन लगा देते, वो भी आप ले सकते हैं। नहीं तो ये सबसे अच्छा ये होता है, बहुत महंगा नहीं मिलता, 200-250 रुपये का, 300 रुपये का मिल जाता है, और होगा ही सबके पास आज। अब सब समझदार हैं, जैसे ही ग्रेजुएशन कर लेते हैं वो ऐसे फाइल लगाने लगते हैं। जब मैंने भी ये मेरा फाइल बहुत पुराना है, जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था 10th-12th के बाद, तब मैंने ये फ़ाइल परचेज़ किया था और अभी तक ये फ़ाइल है। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद जितने भी सर्टिफिकेट मिले, आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो, अगर आपने कंप्यूटर कुछ भी किया हो, डिप्लोमा किया हो या एडवांस डिप्लोमा किया हो या टेली वगैरह कुछ भी किया हो, तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। और उस फॉर्म में भी आप भर सकते हैं कि आपके पास अदर एक्सपीरियंस क्या है, क्या आपने कुछ कंप्यूटर का नॉलेज लिया है। क्योंकि वहाँ पे देखिए पीआरटी का भर्ती कराते हैं, लेकिन आपको कंप्यूटर भी आना चाहिए। कंप्यूटर इसलिए क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है, आपसे कंप्यूटर से बहुत सवाल पूछेंगे, आपसे करंट अफेयर के बहुत सवाल पूछेंगे। और देखिए फिर उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे जाने के बाद आपका फिर वहाँ पे फॉर्म आप सबमिट कर देते हैं, उसके बाद फिर आपका नाम लेंगे जब, तो आपको वहाँ जाना होगा अपना ये फाइल लेकर। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि सीटेट होगा, तो ऑलरेडी आपने लगाया होगा, तो आपके फॉर्म के ऊपर लिख देंगे कि सीटेट है। उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो वहाँ पे लिख देंगे प्लस एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस वालों को थोड़ा सा वरीयता मिलती है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप इंटरव्यू दीजिए, भले आपको रखे या ना रखे, आपको एक लगेगा तो कि इंटरव्यू का क्राइटेरिया क्या होता है। और हेजिटेशन फ्री जाइए, बिल्कुल हेजिटेट, हाँ थोड़ा सा जितना भी इंसान हेजिटेशन फ्री हो जाए, लेकिन थोड़ा सा वो मतलब नर्वस हो जाता है। और मेरा तो ये होता है कि मेरा हार्ट बीट तेज हो जाता है, अगर मैं बचपन से यही था कि मेरा अगर प्रैक्टिकल भी होता था तो मेरा साथ थोड़ा मेरा हार्ट बीट फास्ट हो जाता था। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं होती थी, चीज़ें थोड़ा सा भूलने लगता है इंसान, लेकिन क्या होता था कि मैं अंदर से बोलती थी कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, कोई इतना मतलब रखे तो भी सही, ना रखे तो भी सही। आप लोगों को भी यही करना है। उसके बाद फिर क्या होगा, कैंडिडेट काफ़ी हद तक होते हैं, और किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम वैकेंसी कितना होता है, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं होता है। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था आपको कि मान कर चलिए मैक्सिमम 10 वैकेंसी पीआरटी का होता है, 3 से 4 टीजीटी का होता है, और 3 से 4 पीजीटी का होता है, और एक आपका योगा वोगा टीचर का होता है, फिजिकल टीचर का होता है, ऐसे होता है। और कंप्यूटर का भी होता है। एक आध लोग को रख लेते हैं, नहीं तो फिर सबसे ज़्यादा पीआरटी का ही होता है, 9 से 10 बहुत होगा, मैक्सिमम किसी जगह पे जाएगा तो 12-15 हो जाएगा, बस उससे ज़्यादा नहीं होता है। जिन्होंने भी ये कमेंट किया था वो ये वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद फिर फ्रेंड्स आपका नाम वो लोग वहाँ पे फिर आपको एक रूम में बैठा देंगे। उसके बाद फिर कहेंगे कि आपका नाम जब लिया जाएगा तो आप लोग चले जाइएगा। उसके बाद फिर वो सारे फॉर्म को जहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है वहाँ पे सबमिट कर देते हैं। उसके बाद वेट करना आपको पड़ता है, कई के बाद 4-4 5-5 घंटे लग जाते हैं, शाम भी हो जाता है। आपको नॉर्मल कई बार होता है कि जो पहले चल गया फिर उससे लोग पूछ लेते हैं कि तुमसे क्या पूछा गया, तुमसे क्या पूछा गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 क्राइटेरिया होता है, ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा मेरा।
दो क्राइटेरिया ये होता है कि अगर आप एक्सपीरियंस वाले हैं तो आपसे एक्सपीरियंस वाली चीज़ें ज़्यादा पूछी जाएंगी। आपसे एनसीईआरटी का क्लास 1 to 5 का कोई भी चैप्टर वो लोग पूछ सकते हैं। जैसे कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप एलिफेंट वाले चैप्टर को, नंदू हाथी को पढ़ा के बता दीजिए, या फिर आप सेंसेस सेंसेस जो एक चैप्टर है कि जान मतलब एनिमल्स के जो सेंस होते हैं उनको पढ़ा के बता दीजिए। उसके बाद ये आप कोई पोयम पढ़ा के बता दीजिए, आप वॉवल्स पढ़ा के बता दीजिए। ये उनसे ज़्यादा ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। या जो मतलब जो आपका क्लास 3 है चैप्टर आपका एनसीईआरटी में, कि असम में घर कैसा है, आपको वो पढ़ा के बताना है। और ये इंग्लिश का वो मतलब लैंग्वेज का वो बात नहीं कि कौन से लैंग्वेज में है। कल 2-3 व्यूवर का ये भी कमेंट था कि कौन से लैंग्वेज में होगा, वो आप जाइए, इसके पे भी मैं आऊँगी। पहले मैं एक बात को फिनिश कर लूँ, उसके बाद ये क्राइटेरिया हो गया एक्सपीरियंस वालों का। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया होता है जो नॉन एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उनसे वो ज़्यादातर नॉर्मल सी चीज़ें पूछते हैं कि आप क्या पढ़ाना चाहेंगी, आप क्लास को कैसे मेंटेन करेंगी, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। और ज़्यादातर कंप्यूटर के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि होता क्या है कि छोटे बच्चों को कंप्यूटर टीचर ना रहने पे भी आपको बेसिक आना चाहिए कि आप बच्चों को क्लास तक लेकर गए, आप उनको एमएस वर्ड में काम करवा पा रहे हैं कि नहीं। इतना लेकिन चीज़ नहीं पूछेंगे, आपको पीपीटी से पूछ सकते हैं, पीडीएफ से पूछ सकते हैं, एमएस वर्ड से पूछ सकते हैं, एक्सेल से पूछ सकते हैं, पावर पॉइंट से पूछ सकते हैं। ये सब चीज़ें आपसे पूछेंगे। जैसे कि आपका कमांड जिसमें हो आप उसमें बता सकते हैं। होता क्या है कि देखिए, हम लोग अगर डीसीए सीख लेते हैं तो एक्सेल हम लोग ज़्यादा तक भूल जाते हैं, क्योंकि एक्सेल में बहुत सारे सीट वर्क होता है। और पावर पॉइंट हम लोग को याद होता है क्योंकि वो प्रेजेंटेशन है, कोई भी प्रेजेंटेशन फाइल बनाना होता है तो पावर पॉइंट से बनता है। एमएस वर्ड क्या होता है कि उसमें आपका नॉर्मल कलर होता है, सीवी वगैरह आपका उसी में बनता है, आप वहीं से पीडीएफ बनाते हैं या फिर एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाते हैं। सो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी जो फ्रेशर है। उसके बाद आपसे ये बोल सकते हैं कि पोयम पढ़ा दीजिए। सो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब मैं गई तो फिर क्या हुआ। सो सबसे पहले देखिए, आपको क्या करना है, वहाँ पे जेंट्स भी रहेंगे, मतलब मेल भी रहेंगे और फीमेल भी रहेंगे। तो आपको सबसे पहले उनसे पूछना है कि मे आई कम इन। उसके बाद आपको अंदर जाना है। जब तक तो वो लोग बैठने को ना बोले आप खड़े रहिए, लेकिन वो लोग बोल ही देते हैं तुरंत, या ना बोले तो आप पूछ सकते हैं कि मे आई सीट। आपको नॉर्मल इंग्लिश का यूज करना है, एकदम आप प्योर हिंदी यूज नहीं कर सकते। नॉर्मल तो इंग्लिश सबको आना चाहिए। उसके बाद आप बैठ जाइए। उसके बाद फिर वो उनके पास सारा खुद ही होता है, आप इसको हाथ में लेके भी जा सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, एक प्रोफेशनल टाइप का। नहीं तो आप इसको बाहर भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका ऑलरेडी वेरिफिकेशन हो चुका होता है। सो वो आप लोग वो जो आपका सीवी वो होता है जीरोक्स, उसी से पूछते हैं सवाल। कुछ चीज़ें देखिए आपके सर्टिफिकेट से पूछ सकते हैं। जैसे मुझसे पूछा कि मेरा था साइकोलॉजी, 10th में 12th में, ग्रेजुएशन में, एमए में, सब में साइकोलॉजी था। तो मुझसे पूछे कि बताइए कि मनोविज्ञान क्या है। मैंने बताया कि मनोविज्ञान की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। आपके सब्जेक्ट से वो लोग पूछ सकते हैं कि आपका बीए में क्या सब्जेक्ट था, और बीए से ज़्यादा उठा लेते हैं, क्योंकि बीए में आपका एक सब्जेक्ट होता है जो मैंडेटरी होता है, जो आप लास्ट में ले लेते हैं। आपका किस में कमांड है। मेरा था साइकोलॉजी, क्योंकि मैंने 12th से साइकोलॉजी पे पढ़ाई किया था। तो मैंने बोला कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग विचार था। जब आप मनोविज्ञान का बुक भी उठाते हैं तो सबसे पहले बोला गया था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि फिर मैंने बताया कि बाद में ये बोला गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। उसके बाद चीज़ें बदलती गई, तो उन्होंने पूछा कि ये किसने बताया। तो मुझे उस समय क्लिक नहीं कर रहा था, ये जेबी वॉटसन ने बोला था कि मनोविज्ञान व्यवहार का मनोविज्ञान है। लेकिन मैंने बता दिया कि मैंने थोड़ा सा याद किया, लेकिन मुझे याद नहीं है। उसके बाद पूछा कि आप क्या बच्चों को पढ़ाना चाहेंगी। मैंने 2 जगह इंटरव्यू दिया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने ये इंटरव्यू इसलिए, मतलब आप इंटरव्यू इसलिए दीजिए कि इससे आपको एक्सपीरियंस हो। वो रखे या ना रखे वो बात की बात है, आप इतना मतलब माइंड फ्री रहिए कि देखिए कभी भी पैसे, और मेरे पास भी बहुत पैसा नहीं है, मैंने भी हर टाइम जॉब ही किया है, लेकिन कभी जॉब को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी मानसिक संतुलन बिगड़ती है। पैसे को या किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। हाँ, एक बार होता है कि इंसान प्यार में दूसरे को अपने ऊपर हावी कर लेता है, लेकिन लाइफ में ये मत सोचिए कि ये जॉब है तो सब कुछ है। ये सोचिए कि मेरे अंदर काबिलियत है तो मुझे हर जगह जॉब मिल जाएगा। मुझसे पूछा कि आप क्या पढ़ाना चाहेंगी बच्चों को, आपके पास एक्सपीरियंस है। तो मैंने बोला लेटर नहीं है, लेकिन हाँ मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाया है। और उसके बाद फिर
मैं ट्यूशन भी काफ़ी पढ़ाई हूँ, मैंने क्लास 7 तक के बच्चों को पढ़ाया है। उसके बाद मैंने प्ले ग्रुप के बच्चों को, मैंने जब क्लास 12th में थी तो मैं प्ले ग्रुप के बच्चों को पढ़ाती थी। सो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तो फिर ये बताओ कि तुम क्या पढ़ाना चाहोगी। तो मैंने बोला कि मैं ईवीएस पढ़ाना चाहूँगी। तो बोले ईवीएस का पूरा नाम बताओ। तो बोला, मैंने बताया कि इन्वायरमेंटल स्टडी। बोले कि स्पेलिंग लिख कर दिखाओ। हाँ, आपसे स्पेलिंग भी लिखवा सकते हैं कि इसका स्पेलिंग लिखो, उसका स्पेलिंग लिखो। तो मैंने लिख दिया। मैंने जो ये तैयारी किया था तो मैंने निपुण भारत, एनपी 2020, आरटीए और एनसीएफ ये चीज़ें सारी पढ़ी थी। लेकिन उन्होंने ये सबसे सवाल नहीं किया मुझसे, क्योंकि मैं फ्रेशर थी। फ्रेशर लोगों से वो लोग ज़्यादा सवाल नहीं करते हैं। ज़्यादातर वो लोग, अगर होता क्या है फ्रेंड्स कि जो पहले से ही एडॉक टीचर है वो उन लोग भी इंटरव्यू देते हैं कि उनका फिर से रीजॉइनिंग हो जाए। सो उन लोग से ज़्यादा पूछते हैं कि आप पढ़ा, उनका उनका 20-20 मिनट, 25-25 मिनट इंटरव्यू चलता है। सो फिर बोला कि आप ईवीएस में किसको बच्चों को पढ़ाना चाहेंगी, क्लास 4th को कि क्लास 5th को। तो मैंने बता दिया कि देखिए फ्रेंड्स, आपको इंटरव्यू में करना क्या है कि अगर वो लोग पूछे कि अपने बारे में बताओ, सो आपको अपने बारे में इंग्लिश में 4-5 लाइन याद कर लेना है इंट्रोडक्शन के मामले में। उसके बाद दूसरी जगह जब मैं गई थी तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं पूछा मुझसे, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करने लगे। लेकिन आपको अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश में ज़रूर बनाना है कि आपको इंग्लिश में वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। कम से कम उनको ये तो लगे कि ये इतनी बातें इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पा रहा है। आप पूरा पूरा हिंदी, क्योंकि ये केवीएस की वैकेंसी है, इसमें देखिए हिंदी भी आना आपको, सॉरी इंग्लिश भी आना आपको बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, जब मैं पहले इंटरव्यू में गई थी तो उन्होंने बोला कि अपने बारे में कुछ बताइए। तो मैंने इंग्लिश में उन्हें 5-6 लाइन अपने बारे में बताया कि मेरा नाम ये है। मतलब इंग्लिश में मैंने उनको बताया कि माय नेम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, थैंक यू सर, एंड ऐसे आप बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। या फिर आपको सबको देखना है, आपको एक तरफ नहीं देखना है, आपको सर को भी आई कांटेक्ट करना है, मैम को भी करना है। वहाँ पे 2-3-4-5 लोग भी हो सकते हैं। पहली बार में 3 लोग ही थे। और देखिए इंटरव्यू लेता कौन है, वहीं के जो एम्प्लॉय होते हैं, जो गवर्नमेंट है वो लेते हैं। उसके बाद अगर अगल बगल केवीएस है तो वहाँ के किसी सीनियर टीचर को बुला लेते हैं, लेकिन हाँ पीआरटी से ही। उसके बाद फिर अदर स्कूल के भी बुला सकते हैं, लेकिन बदलते रहते हैं बार बार। सो उन्होंने मुझसे बोला कि, तो मैंने बताया कि माई सेल्फ, मैंने बोला गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, एंड माई सेल्फ, ये मतलब मैंने अपना नाम बताया। उसके बाद फिर आई एम फ्रॉम, मतलब आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वो, एंड आप, मैं जहाँ पे प्रेजेंट टाइम में रहती हूँ वो, मैंने वो दोनों बता दिया कि आई एम फ्रॉम डैश, एंड आई एम प्रेजेंट टाइम आई एम लिविंग, मतलब जहाँ मैं रह रही थी। उसके बाद फिर मैंने बता दिया कि आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, मैंने जिस भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था वो बता दिया। उसके बाद आप चाहे तो अपना 10th 12th ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने अपने डीएलएड के बारे में बताया। उसके बाद फिर मैंने अपना सीटेट क्वालिफाई किया वो बताया। उसके बाद फिर मैंने बोल दिया दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू वेरी मच, या फिर थैंक यू, इतना बोल सकते हैं आप। उसके बाद फिर वो मैंने मुझसे पूछे कि आप बच्चों को क्या पढ़ाना चाहेंगी। तो मैंने बोला ईवीएस पढ़ाना चाहूँगी। उसके बाद बोले कि किस क्लास को आप, अगर मैं आपको 2 क्लास देता हूँ, सो आप किस क्लास को पहले पढ़ाना चाहेंगी, क्लास 4 को या फिर क्लास 5 को। तो मैंने बोल दिया कि क्लास 4 को। तो उन्होंने बोला 5 को क्यों नहीं, 5 का बच्चा तो पहले से ही एक्सपीरियंस होगा उसको। तो फिर मैंने बताया कि मैंने अपने बुद्धि को वहाँ पे यूज किया, क्योंकि उस समय ऐसा सिचुएशन होता है। मैंने कहा कि सर अगर मैं पहली बार किसी बच्चे को पढ़ाने जा रही हूँ, सो मैं, अगर क्लास, क्या होता है कि क्लास बढ़ते रहते हैं तो चीज़ें थोड़ा सा हार्ड होता है। तो फिर मैं बोली कि मैं क्लास 4 को पढ़ाना चाहूँगी, क्योंकि वो पहला मेरे लिए कांटेक्ट होगा बच्चे के साथ। और क्लास 5th का बच्चा हो सके कि थोड़ा ज़्यादा नॉलेजेबल हो। सो उनका देखिए हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं ना। तो उनका ये कहना था कि जब कक्षा 5 का बच्चा ज़्यादा नॉलेजेबल है तो आप क्लास 4th को क्यों पढ़ाना चाहेंगी। उसके बाद बोले कि ईवीएस क्यों आप पढ़ाना चाहेंगी। तो मैंने बोला कि ईवीएस क्या होता है कि बच्चों को वो हिंदी में ही मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मैंने बोला कि ईवीएस क्या होता है कि बच्चों को वातावरण के साथ जोड़ता है। सो और उसमें आपका साइंस भी इन्वॉल्व है, उसमें आपका सोशल साइंस भी इन्वॉल्व है, और कुछ हद तक आपके लैंग्वेज भी इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि जो कक्षा 1-2 का बच्चा होता है उन्हें इंग्लिश हिंदी के थ्रू ही, इंग्लिश हिंदी मैथ के थ्रू ही उन्हें ईवीएस समझाया जाता है। क्योंकि एक बच्चा है अगर किसी जानवर को देख रहा है हिंदी में इंग्लिश में, तो ईवीएस ही ना पढ़ रहा है, क्योंकि आपका जो पशु पक्षी है वो ईवीएस में आ रहा है। सो उन्होंने बोला ठीक है, मुझसे ज़्यादा पहले बार में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, फिर मुझे भेज दिए। उसके बाद जब मेरा दूसरा इंटरव्यू हुआ उसमें मुझसे पूछे, उसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन था,
सबसे पहले मैंने एंट्री किया, मैंने पूछा, उसके बाद मैं जाके खड़ी हो गई तो उन्होंने बोला कि सिट। फिर मैं बैठ गई। फिर उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि अपने बारे में कुछ बताओ, उन्होंने बस मुझसे पूछा कि आपका सीटेड है, क्योंकि मुझसे पहले जितने लोग गए थे तो उनका सीटेड नहीं था, क्योंकि सीटेड वालों को थोड़ा सा वो लोग बोलते हैं कि हाँ कि वरीयता मिलती है। तो मेरा इंटरव्यू जो दूसरा वाला था वो भी काफ़ी अच्छा गया था। सो उन्होंने पूछा कि आप समावेशी शिक्षा क्या है, आप कुछ आपसे वो भी मुझसे बोर्ड में नहीं पढ़ाया, क्योंकि देखा कि मैं वहाँ की एम्प्लॉय नहीं थी। नहीं तो एम्प्लॉय लोग को मतलब जो एम्प्लॉय थे उनसे बोल रहे थे कि हम लोग बच्चे हैं, आप हम लोग को पढ़ा के दिखाइए। सो आप अगर पहले से पढ़ाए हुए हैं तब आपको एनसीईआरटी में पकड़ बनाना है, अगर नहीं पढ़ाए हुए हैं तो फिर एनसीईआरटी में आप मतलब वो मत पकड़ मत बनाइए। कि वो लोग आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, कंप्यूटर आता है, तो मैंने बोला हाँ बेसिक कंप्यूटर आता है। तो कंप्यूटर के बारे में पूछा कि पीडीएफ क्या है। थोड़ा सा क्या होता है कि इंसान भूलने लगता है चीज़ें, लेकिन मेरा डीसीए था और मेरा ट्रिपल सी भी था, लेकिन मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया था। और क्योंकि मैं भूल भी गई थी और मैंने ज़्यादा वो भी नहीं समझा कि बहुत ज़रूरी। सो मैंने फिर क्या किया कि वीडियो फ्रेंड्स बहुत लंबा हो रहा है ये चीज़ें बताने में, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद फिर मुझसे पूछे कि बताइए इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, आप एक समावेशी कक्षा में कैसे पढ़ाएंगी। उसके बाद फिर समावेशी में कौन कौन आता है, और आप अगर मतलब विकलांग बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे जो मतलब बोल नहीं सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक टीचर भी थे जो थोड़ा मतलब आँख में उनका कुछ प्रॉब्लम था, तो सबको इसीलिए वो ऐसे तरीके के टीचरों को भी बैठाया जाता है जानबूझ के कि आप चीज़ों को बता सकें। मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था, मेरे इंटरव्यू से सब मतलब सेकंड वाला इंटरव्यू से सब इम्प्रेस भी हुए थे। उसके बाद उन्होंने मुझे हंस के बाद में बोला कि आप जाइए, मतलब अच्छे से भेजा। और फिर उसके बाद अब पूछा कि एक्सपीरियंस है कि नहीं, मैंने बोला कि मैंने लेटर कोई लगाया नहीं था, मैंने बोला हाँ मैंने ट्यूशन पढ़ाया है। और जब मैं 12th में थी तो मैंने ये बात बताई कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, प्ले ग्रुप के बच्चों को। प्ले ग्रुप के बच्चे फ्रेंड्स ABCD काका गागा यही सब पढ़ते हैं, या ज़्यादातर हो सकता है तो 10 तक का उनको गिनती आ जाए, प्रेयर करना, एक बेसिक मैनर सिखाते हैं। तो ये सब मैंने किया था। और मैं बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने इसको पढ़ाया उसको पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि मेरा फील्ड अलग था, मैं जॉब करती थी दूसरे फील्ड में। सो फ्रेंड्स ये है कि देखिए आपको हेजिटेट नहीं होना है, सीट हेट है तो भी सही, सीट हेट नहीं है तो भी सही। आप ये वीडियो अच्छे से देखिएगा, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद फिर क्या है कि आप जाइए इंटरव्यू दीजिए एकदम फ्री होकर, डरने का ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं डर रही थी, लेकिन हाँ मेरा थोड़ा सा हार्ट बीट तेज़ हो जाता है। जब मैं छोटी भी थी मेरा प्रैक्टिकल भी होता था, तब भी मेरे साथ यही सिचुएशन होता है। कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि बचपन से ही बनी रहती हैं। और मैं बाकी नहीं डरी, मैं बस इंटरव्यू देती हूँ कि अपने नॉलेज के लिए, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही अपना प्यार मुझे देते रहिए। बाकी मैं एक वीडियो और बना देती हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको फॉर्म कैसे मिलेगा, क्या करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपका बहुत ज़्यादा डाउट क्लियर हो सकता है अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप एकदम बेझिझक जाइए, डरने की बात नहीं है, आराम से दीजिए, जो आए आप बताइए, जो ना आए कुछ देर सोचिए, उसके बाद फिर बोल दीजिए कि सॉरी सर, सॉरी मैम, मुझे याद नहीं आ रहा है। इतना चीज़ आप बोल सकते हैं, लेकिन आप तुरंत सॉरी मत बोलिए, पहले आप चीज़ों को सोचिए कि हाँ मतलब सोचिए कि हाँ मुझे याद आ रहा है कि नहीं, ऐसे थोड़ा सा मतलब करिए कि हो सके कि आपको याद आ जाए। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपके सारे कन्फ्यूजन मैंने इस वीडियो में दूर कर दिया। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछिए, मैं या तो वीडियो बना दूंगी या फिर कमेंट में आपका जवाब दे दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।